हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का वनस्पति वाला टॉपिक। साथ में हम देखेंगे कि अगर अभ्यारण्य वाला टॉपिक भी इसी में हो जाता है तो वो भी पूरा ही करेंगे एक साथ। तो वनस्पति में सबसे पहले पढ़ेंगे वनस्पति की नीतियाँ कौन कौन सी हैं। फिर वन की भी गणना होती है, जैसे जनसंख्या गणना वैसे वन की गणना। फिर वनों का प्रकार देखेंगे और फिर घास वगैरह देखेंगे। फिर कार्यक्रम इतने नहीं आते और पुरस्कार हैं। फिर परियोजनाएं हैं वन से संबंधित और पर्यावरण संबंधित दिवस और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले वन नीति देखेंगे। तो वन नीति साइड में लिख के टॉपिक लगाना है वन वाला, साइड में नीतियाँ लिख के जो नई है सबसे नई, एक तो पहली वाली लिखनी है 18 फरवरी 2010 और फिर नई लिखनी है 5 जून 2023 को। और फिर ऐसे करके लिखना है कि ये जो नीति में है ना, इसमें बताया गया है कि जो कुल राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 20% पे वन होना अनिवार्य है। और जो केंद्र में जो ये था वन नीति उद्देश्य 1988 में, तो उसमें जो बताया गया है कि भौगोलिक क्षेत्र का 33% पे वन होना चाहिए, 20% पे मैदान और पर्वत 60% पे। तो ये सारी लिखनी है, इनको मत लिखना चाहिए। इनका तो ये डेटा लिखना है कि पूछेगा भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत, 33%। लेकिन नवीनतम जो वन नीति है ना राजस्थान की, उसमें है 20%। फिर वन गणना लिखना है, फिर टाइम लिखना है प्रति 2 वर्ष में। वन गणना आगे लिखना है प्रति 2 वर्ष में। और जो नवीनतम है फिर वो लिखनी है 2021 की, और ऐसे गणने की पहली दूसरी कितनी है तो 17वीं है। फिर डेट इसकी पहले ही लिखनी है। और फिर इसमें कुल वन लगा के लिखने हैं कितना है 7.43%। और ऐसे देखिए क्षेत्रफल में तो 25,388 है। और यहाँ से देखें, अच्छा टोटल कुल वन है, अच्छा ये परसेंटेज में ये क्षेत्रफल में है, तो मैंने परसेंटेज के साइड में ही क्षेत्रफल भी लिख दिया। तो एक साइड भी लिख सकते हो आप, जैसे परसेंटेज के साइड में ये। और वन आच्छादित है 4.87। और जो किलोमीटर में देखेंगे तो 16,654 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में वन आच्छादित होनी चाहिए। और वृक्षाच्छादित होता है 2.56, यानी किलोमीटर में देखेंगे तो 8,733। अब देखो जो टोटल जो राजस्थान में कुल वन का एरिया है ना, वो है 7.5%। यानी मान लो कि राजस्थान है, इतना अपना एरिया वन का है, सरकार ने दे रखा है वन का। उसमें से वन अच्छी थी, यानी नॉर्मल जो वन है ना, इतने बड़े में से इतनी जगह पे है नॉर्मल, यानी पेड़ भी हैं, बीच बीच में ज़्यादा गहरे भी नहीं है। और जो वृक्षाच्छादित है ना, तो इतने से गहरे हैं ना, केवल गहरी, जैसे ये पेड़ है तो बस एक पेड़, फिक्स पेड़ की जगह, फिर यहाँ पे ये पेड़, यानी फिर फिक्स पेड़ जो है वो वाली जगह वो ये है। वृक्षाच्छादित है टोटल तो ये है ही, इसमें से वृक्षाच्छादित ये है। और उसमें से भी जो मेन जो पेड़ गहरे सघनता वाले पेड़ हैं वो वृक्षाच्छादित है। तो ये सारी ये वो हो गए। फिर वैसे भी वृक्षाच्छादित यानी 10% से अधिक वन, मतलब गहरे वृक्षाच्छादित। चलो इसको छोड़ो, इसमें कुछ छोड़िए, डाटा याद रखना है इसमें। और सर्वाधिक वन लगा के क्षेत्रफल में लिखना है उदयपुर, फिर अलवर, प्रतापगढ़, ये तीनों लिखने हैं। लेकिन उदयपुर का साथ में ये भी लिखना है 2753। और प्रतिशत में उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही लिखना है, बस केवल ये लिखनी है। ये सीक्वेंस वाइज पूछेगा, सबसे पहले उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही प्रतिशत में, लेकिन क्षेत्रफल में उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। फिर न्यूनतम भी पूछेगा, तो न्यूनतम में 2 ही याद रखने हैं, चूरू के साथ 78 भी लिखना है किलोमीटर पे। चूरू में केवल कम, यानी कम है क्षेत्रफल। फिर हनुमानगढ़। फिर प्रतिशत में देखिए तो जोधपुर, चूरू आता है, जोधपुर में और भी कम है, कन्फ्यूजन होता है इसमें। ये प्रतिशत में सबसे कम जो वन है जोधपुर में, लेकिन क्षेत्रफल में देखेंगे तो चूरू है। फिर ये साफ से दिखाई भी नहीं दे रहा, ये तो राजस्थान में अभिलेखित वन शायद, तो अभिलेखित वन का प्रतिशत ये लिख देना है
और शायद यहाँ से अंडरलाइन होंगे ना, अगर मैंने किए रखे हैं तो वो सब लिखनी है। शायद 23-24 का डाटा ये वाला है क्षेत्रफल में, तो ये लिखना है। फिर ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर 18वीं, शायद मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ कि 18वीं जनगणना है। तो इसमें कुछ यहाँ पे वृद्धि लिख रही है, शायद वन वृद्धि। तो सबसे न्यूनतम जालोर में हुई है -32.46%, और सर्वाधिक पता नहीं कहाँ पे हुई है, ये यहाँ पे कुछ है, तो ये बुक में से लिखनी है। फिर आता वनों का वर्गीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक चार्ट सा बनेगा छोटा सा, वही इम्पोर्टेंट है। फिर देखो चार्ट बना भी रखा होगा इसमें, हाँ ये रहा, कुछ भी नहीं है, वनों का वर्गीकरण लिखना है। और यहाँ पे लिख दो 3 भागों में बांटा, आरक्षित, संरक्षित या रक्षित, अवर्गीकृत। अब देखो एक तो है आरक्षित, ठीक है, एक संरक्षित को ही रक्षित कहते हैं, ये सबसे याद होना चाहिए, इसको अपन यहाँ पे नहीं ला सकते, संरक्षित ही रक्षित है, इनमें कन्फ्यूजन होता है, रक्षित आरक्षित संरक्षित कौन सा कन्फ्यूजन, तो ये सारे याद होने चाहिए। इसमें से याद क्या करना है, इनके जस्ट नीचे ही लिखना है, पहले ये नहीं लिखनी, ये लाइन पहले लिखना है। आरक्षित में सर्वाधिक जो आरक्षित वन है उदयपुर में है। उदयपुर में कितने प्रतिशत, 36.99, मतलब 37% लगभग, अपन लिख सकते हैं 37%। फिर आरक्षित या संरक्षित सर्वाधिक है 12 में, कितने परसेंट, 56%, केवल 56 भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। और अवर्गीकृत ये वन है बीकानेर में सबसे ज़्यादा, और 6.5% ये है, 6-7% मतलब। अब इनका मतलब क्या है, अपने मतलब तो समझा ही नहीं। फिर ये लाइन लिखने के बाद लिखना है, आरक्षित का मतलब होता है कि लकड़ी, आरक्षित यानी लकड़ी काटना, पशु के लिए चराना या फिर शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध, यानी इस पे होता है, याद रखना है, केवल पूर्णतः प्रतिबंध, यानी इस पे रोक लग रही है पूरी तरीके से। संरक्षित या रक्षित में होता है लकड़ी काटना, पशु चारण पर सीमित छूट। इसमें क्या होती है, लकड़ी काटने पर सीमित छूट, इसमें बिल्कुल बंद है, लेकिन इसमें सीमित छूट है रक्षित या संरक्षित में। अवर्गीकृत यानी इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी काट लो, कहीं से भी काट लो, इसमें वो वाला है। तो बीकानेर में वैसे में वन नहीं है तो बस काटेंगे क्या, लेकिन जो आरक्षित है, क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक वन है तो वहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए ये डाटा बहुत पूछता है, आरक्षित कितना प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, या फिर डेफिनेशन, इनकी परिभाषाएं पूछ सकता है। फिर आता है, फिर वर्गीकरण एक और देख लेते हैं, जैसे जलवायु के अनुसार देख लेते हैं, वर्गीकरण का आधार देखते हैं, वर्षा, तापमान, उच्चावत, यानी वर्षा तापमान को देखते हैं। तो इतने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार नहीं लिखने, डायरेक्ट लिखना है वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण फिर आधार लिखना है, ये दोनों, तापमान और वर्षा, और डायरेक्ट ये बनाना है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो ये है पीला कलर का, यानी जैसलमेर साइड का है, और शायद हो सके तो ये वाला भाग है उष्ण मरुद्भिद वन। तो सिंपल सी बात, मरुद्भिद शब्द आ रहा है यानी मरुस्थल आ रहा है, तो जैसलमेर ही आएगा। कितना परसेंट है, 6%, याद भी रखना है, पूछता है। फिर आ रहा है सिरोही, नीचे है सिरोही और जालोर, सांचौर वगैरह, यानी सिरोही है मेन। तो इसमें आ रहा है सदाबहार वन, तो सदाबहार वन 1%, याद भी रखना है। अगर सिरोही का आ रहा है सदाबहार वन कहाँ पे, सिरोही में 1% पे। फिर जी अर्धशुष्क से ज़्यादातर अर्धशुष्क वाला बीकानेर, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, नागौर, अजमेर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ये सारे जो हैं धोकुवन में आएंगे, तो 58%, यानी लगभग 60% के लगभग। फिर आ रहा है अरावली को छोड़ो, और ये है अपना, क्या बोलते हैं इसको, अरे ये बोलते हैं ना आर्द्र, अपने साइड वाला पूर्वी मैदान का क्षेत्र, मानसूनी वन है, इसमें 28%। और ये हाड़ौती और वागड़ प्रदेश, यानी काठड़ वाला प्रदेश, वागड़ प्रदेश, इसमें सागवान वन 7%। सदाबहार इधर है, सागवान नीचे है, तो ये सारा याद होना चाहिए। इसमें से पूछा गया सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन होगा सिरोही पे टिक लगाना है। तो ये सारे इनका डिटेल्स दे दिया। और हाँ, अब देखो सदाबहार वन यहाँ पे डिटेल दे रहा है, अभी पूछ रहा है कि मुख्यतः माउंट आबू सिरोही में है, तो इस लाइन को वहाँ पे लिख देना, उसमें है ना, जैसे
कि सदाबहार, तो माउंट आबू सदाबहार के नीचे लिख देना माउंट आबू सिरोही में है 1%, जिससे पता चल जाएगा थोड़ा सा। और तो और डिप्लेकेटे इसको छोड़ो, कुछ भी नहीं। इन वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। कौन से वनों में? सदाबहार वनों में। तो सदाबहार के नीचे वहीं पे मैप में ही लिखना है जैव विविधता सर्वाधिक। फिर है उष्ण सागवान वन, सागवान वन वागड़ और हाड़ौती। सागवान वन के नीचे लिखना है वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र में, पता चल जाएगा कि सागवान वन कहाँ है, वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटापुरी, बांदा, झालावाड़ ये नहीं लिखना, पहले से याद है तो एक्स्ट्रा नहीं लिखना आप लोग। फिर है शुष्क मानसूनी पतझड़ वन। अब मानसूनी वन को पतझड़ भी बोलते हैं, तो वो स्लैश लगा के वहीं मैप पे लिखना है। और कुछ अलग है तो मेवाड़ क्षेत्र में है और मैदानी क्षेत्र, दोनों लिखने हैं, मेवाड़ और प्लस मैदानी क्षेत्र में। और जो गोंद है ना, इसमें थोड़ा सा ये भी लिख लेना, शीशम वगैरह तो क्या लिखोगे, वृक्ष लिख लेना थोड़ा सा ऐसे करके कि गोंद जो है सालर से पाया जाता है, गोंद जो है सालर वृक्ष से पाया जाता है। और पूछा गया है कि सालर वृक्ष कहाँ पे कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं, तो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, पूछा गया है। फिर आता है दोगुवन, 2% वहीं पे। दोगुवन में लिखना है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। अर्धशुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है, अरावली वाला क्षेत्र है दोगुवन। फिर कंटीले वन, वहीं पे जो मैप है वहीं कंटीले वन वाला ये शब्द नहीं लिख रहे, जीरोफाइट्स नहीं लिख रखा है, तो दोनों को मरुदुबिद लिख रखा है केवल, तो कंटीले और जीरोफाइट्स दोनों लिखने हैं वहाँ पे। और मरुस्थलीकरण को रोकते हैं, ये जो वृक्ष है ना, कंटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, तो ये जो कंटीली मरुदबिद वाले हैं यहाँ पे मरुस्थलीकरण को रोकते हैं, ये भी लिखना है उसमें। फिर वन संपदा और घास। अब आती है वन में जो फेमस जो वृक्ष हैं, पुष्प हैं वगैरह और घासें हैं, तो पहली आती है खेजड़ी, तो लिख देना है संपदा घास, खेजड़ी लगा के, प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, याद होना चाहिए। और पश्चिमी राजस्थान मतलब जोधपुर में आ जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, आगे ही लिख देना इसके, पश्चिमी राजस्थान यानी ब्रैकेट में जोधपुर। फिर हाँ 1 मिनट, इसको ऐसे लिखना है, इसको तो नीचे ही लिखना है पूरे। खेजड़ी के स्लैक्स लगा के राज्य वृक्ष लिखना है, क्योंकि इसके नाम है ना, तो खेजड़ी के नाम के ही आगे इसके बाकी अन्य नाम भी लिखने हैं। तो राज्य वृक्ष है, 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। फिर इसको राजस्थान का गौरव, शमी वृक्ष, कल्प वृक्ष राजस्थान का, जांटी स्थानीय भाषा में बोलता है वो क्वेश्चन, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, जांटी बोलते हैं। तो ये सारे नाम इसके स्लैश लगा के लिखने हैं। और प्रोसेपिस सिनेरेरिया तो लिखना ही है, फिर ऐसे करके लिखना है पश्चिमी राजस्थान में, ब्रैकेट में लिखना है जोधपुर। और विजयदशमी दशहरा और गोगा जी का स्थान तीनों लिखने हैं एक साथ, मतलब विजयदशमी दशहरा पर पूजा की जाती है, पूजा केवल इतना लिखना है ऐसे करके, विजयदशमी और दशहरा पर पूजा, और साइड में गोगा जी के मंदिर इसके नीचे बनते हैं, बस इतना। तो ये सारी याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। फिर है रोहिड़ा का अलग नाम पहले लिखना है स्लैश लगा के, कि राज्य पुष्प का दर्जा इसको भी 83 में, 1983 में। और मरुस्थल का सागवान बोलते हैं, केवल ये सारे नहीं लिखने। फिर पश्चिमी राजस्थान वही जोधपुर में, ऐसे लगा डायरेक्ट ही जोधपुर लिख दो तो वैसे ही पता लग जाएगा, पश्चिमी राजस्थान लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है महुआ को बोलते हैं आदिवासी कल्प वृक्ष, आगे लिखना है। और मधुका लॉन्ग ऑफ फिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, महुआ मधुका ऐसे ही रिलेट हो जाएगा। लिखना ये है सर्वाधिक डूंगरपुर में पाया जाता है, पूछते हैं। फिर शराब बनाने में वो लिखना है फूलों से, इसके फूलों से शराब बनाने में यूज़ होता है, और औषधि बनाने में छाल का यूज़ होता है, दोनों को लिखना है। फिर है पलाश या ढाक, पलाश ढाक खाकरा एक ही बात है। या ब्यूटियम मोनोस्पर्मा इसको भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं, राज संबंध में पाया जाता है, बस इतना ही लिखना है। डिक्लिप्टेरा अबुएंसियंसिस माउंट आबू में पाया जाता है, औषधीय पादप है, केवल विश्व में दुनिया में केवल माउंट आबू में ही पाया जाता है, इतना सा है ये, तो इतना पूछता भी नहीं है उसको। खैर वृक्ष को पूछते हैं, खैर के आगे लिखनी है खतोड़ी जनजाति इसकी छाल से खत्ता तैयार करती है, केवल लिखना है खतोड़ी जनजाति
इस वृक्ष की इसकी छाल से खत्ता तैयार करती है। शॉर्ट में लिखना है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ से लिया जाता है वृक्ष। फिर आता है शहतूत। उदयपुर में रेशम कीट से रेशम उत्पादित किया जाता है और रेशम कीट पालन सेरिकल्चर बोलते हैं इसको। फिर आता है तेंदू का वृक्ष। तेंदू के आगे लिखनी है, बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदू फल को टिमरू बोलते हैं। तेंदू फल या पत्तियों को क्या बोलते हैं? टिमरू बोलते हैं। दोनों लिखने हैं, फल पत्तियों को बोलते हैं टिमरू। 2 लिख लिए। और प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, दोनों को लिखना। फिर जामुन, पूछता तो नहीं है जामुन। सागवान लिखना है, बांसवाड़ा में पाया जाता है बस। साल और सालर में लिखना है, 400-450 से मीटर अधिक से अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है और अरावली क्षेत्र में पाया जाता है बस। फिर प्रमुख घासें, बुर और ओरण बीकानेर से पाई जाती है। मैप बनाना है, बुर और ओरण बीकानेर में। सेवन लीलोन जैसलमेर में। सेवन एक घास है और सेवन घास को जो काटते हैं, कुट्टी करते हैं अपने भैंस को मिलाने में, तो फिर उसको लीलोन बोलते हैं। मोचिया घास ताल छापरा जो अभ्यारण्य है चूरू का, उसमें पाई जाती है। खस घास सुगंधित घास होती है, सेंट की स्प्रे आती है। तो जो स्प्रे आते हैं ना सेंट वगैरह, तो उन इत्र जिसको बोलते हैं, तो इन घासों से ही बनाया जाता है। तो भरतपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है खस घास। सवाई माधोपुर को भी हटा दो, तो उनको भी भरतपुर लिखना है केवल। बांस तो बांसवाड़ा में मिलेंगे। तो ये सारा नाम है। अब इसके डिटेल दे रहे हैं। अब सेवन या लीलोन की डिटेल जो है ना, अब मैं जो बोलूँगा कि ये लिखना है, ये लिखना है, तो इसको इसी मैप में एडजस्ट करना है। इस प्रकार इसको मैप को बनाना है। ये पहले इसी में एडजस्ट करना है, पहले देखनी है वीडियो, फिर बनाना है अच्छे से। तो वैज्ञानिक नाम नहीं लिखना। सेवन या खापे पाई जाती है जैसलमेर में। लाठी सीरीज पाई जाती है, अपने को पता है तो मत लिखना। घास कहाँ पे मिलती है? जैसलमेर में मिलती है। फिर यानी वो चारे के रूप में यूज़ करते हैं, सबको पता है, लेकिन ये लिखनी है, चारा नहीं लिखना। गोडावण की शरण स्थली, ये लिखनी है। सेवन जो घास है गोडावण की, यानी गोडावण जो है अपने बच्चे जो उनकी डिलीवरी होती है गोडावण की, वो सेवन घास पे ही होती है। ये सिस्टम है उसका। फिर आती है दामन घास, ये पाई जाती है, ये भी जैसलमेर में पाई जाती है और चारे के रूप में। बस इतना ही लिखना। बांसवाड़ा में है ही, तो पहले ही लिख दिया, और तो कुछ लिखना ही नहीं है। खस घास भरतपुर में सबसे ज़्यादा मेन पूछता है। खस घास से पर्दे भी बनते हैं, लिखना है क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। सुगंधित घास है, ये भी लिखनी है। और बुर घास बीकानेर में सुगंधित है, इसको भी सुगंधित लिखनी है। वहाँ पे पूछता है वो सुगंधित कौन सी नहीं है, तो सारी सुगंधित याद होनी चाहिए। फिर मोचिया घास चूरू ताल छाबरा है, वो तो वहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। फिर आता है वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो इसमें तो कुछ ऑपरेशन खेड़ली याद रखना, 1991 में हुआ है। और तो अरावली वृक्षारोपण योजना 1992। और इस अवैध खनन को रोकना, यानी जो अरावली वृक्षारोपण, ये मतलब अरावली जो है एक सघन वन वाली क्षेत्र है। वहाँ पे तो अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, कीमती पौधे होते हैं, जिन पे रोक लगा रखी है सरकार ने, लेकिन फिर भी जो अवैध तरीके से खनन करते हैं उस पर रोक लगाने के लिए ये योजना चलाई गई है 1992 में। ठीक है। फिर है 10 जिले शामिल, लिखनी है 10 जिले शामिल। एक सीकर, नागौर, पाली, तीनों को भी लिखना है। और तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पूछेगा। फिर है एक ऑक्सीजन पार्क कोटा में बनाया गया। विश्व वानिकी उद्यान जयपुर में है। वनस्पति उद्यान है जोधपुर, जयपुर, कोटा, ये तीनों लिखने हैं। पूछा गया है, ये रूल्स मैंने जो भी लिखे हैं इसको याद करनी है। पुष्कर समन्वित विकास योजना 1998 की है। इसमें क्या बोलता है, इस योजना में झील में मिट्टी जमाव को रोकना। सहयोग किसने दिया, मतलब सहयोग देता है कोई देश, सहयोग देता है। इसमें काफ़ी सारा धन लगता है ना, तो कनाडा ने इसमें सहयोग दिया। पेड़ोक्सी योजना 2007-8 में हुई है। और पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण यानी नरेगा को सौंपा है। फिर हरित राजस्थान क्रांति लिख देना। वृक्षारोपण से संबंध नॉर्मल नहीं है, तो तब पूछेगा तो ये सारे लिखने हैं। इसमें क्या लिखना है शायद दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन बुक में से लिखना है एक बार अच्छे से। होहोबा को ही जोजोबा बोलते हैं, याद रखना। होहोबा जोजोबा एक ही है। तिलहन पादप है
और कहीं से शायद लाए हैं, इजराइल से लाए हैं, आफरी में लाए हैं और यहाँ पे लगाए, यानी इजराइल जो देश है वहाँ से लाए थे। और आफरी एक जगह है जहाँ पे वनों को संरक्षित किया जाता है, वहाँ पे लगाए थे। तो ये फिर मरुस्थलीकरण को रोकना, बायोडीजल का बनाना, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकता भी है। और बायोडीजल यानी जो डीजल है एक तरीका का ईंधन होता है, तो इस पेड़ से बनाया जाता है वो भी। और एकमात्र क्या बोल रहा है ये, एकमात्र बायोडीजल रिफाइनरी, यानी बायोडीजल याद रखना है, बायोडीजल रिफाइनरी बोल रहे हैं ना, तो झामरकोटला उदयपुर की आएगी। लेकिन एक पौधा स्टार लगा के ये अलग है, और अभी जो मैं बताऊंगा रतन जोत जो है ये अलग है, स्टार लगा। शायद इसको जो बात तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लिख रखा होगा, जेट्रोफा कुछ लिख रखा है यहाँ पे, तो इसका नाम भी याद होना चाहिए। तिलहन पादप है, टोंक में मिलता है और बायोडीजल बनाने में होता है। एक आता है जैतून, जो अफीम, ऑलिव ऑयल, हाँ ऑलिव ऑयल, हाँ इसकी लिखनी है, ऑलिव ऑयल रिफाइनरी है लोनकरण सर बीकानेर में, ये दोनों याद रखनी है, रिफाइनरी और ये। फिर अमृत जो पुरस्कार है वन संरक्षण के लिए पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार फर्स्ट पुरस्कार है राजस्थान का। और ये फर्स्ट ये बिश्नोई पुरस्कार सबसे पहले मिला था गंगाराम बिश्नोई को, पूछा हुआ है 1994 में स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य तो सबको पता है भाई, अमृता देवी ने वनों को न काटने के लिए वो राजा ने ऑर्डर दिया था भाई, लकड़ी का महल बनाना था तो लकड़ी चाहिए थी उसको, तो उनके सैनिकों ने सारे जो अमृता देवी थे बिश्नोई जो थे उनको 363 लोगों की डेथ कर दी थी, वो मार दिया था। इस प्रकार से ये कुछ भी नहीं लिखना, आरएस से रिलेटेड है। प्रमुख दिवस, एक तो ये लिखना है 21 मार्च, सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो आते ही हैं तो उसको तो याद रखना ही। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, केवल लिखना है वन दिवस, विश्व वन दिवस। 22 मार्च को जल दिवस याद होना चाहिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस याद होना चाहिए। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस होना चाहिए। और 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव मनाते हैं, नॉर्मल है ये। 16 सितंबर को याद होना चाहिए ओजोन दिवस। और तो है, इनको तो मत ही लिखना मेरे हिसाब से तो। अब वनों से संबंधित संस्थाएं टॉपिक लगाना है। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में संबंधित संस्थाएं बोलेगा, बायोलॉजिकल पार्क्स बोलेगा, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है सबसे लगानी है हेडिंग वन संबंधित संस्था, बस पहली लगानी है। काजरी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में बोलते हैं CAZRI, फुल फॉर्म पूछता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, एरिड यानी शुष्क, जोन यानी अनुसंधान, रिसर्च यानी संस्था। हिंदी में भी यह पूछना चाहिए, याद होना चाहिए, पहले इंग्लिश में पूछा था फिर हिंदी में पूछा था। इस प्रकार से स्थापना भी पूछी थी 1959 में, जोधपुर में हुई है। और ये नहीं लिखनी। फिर दूसरा इतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है, आफरी AFRI, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड का मतलब शुष्क, फॉरेस्ट यानी जंगल, रिसर्च यानी अनुसंधान, इंस्टीट्यूट यानी संस्था। हिंदी में भी याद होना चाहिए। 1987 को स्थापना हुई है जोधपुर में, दोनों की जोधपुर, लेकिन डेट अलग अलग है। काजरी 59 में हुई है, आफरी 87 में, याद रखनी है। और जैव विविधता बोर्ड है जयपुर का 2010 में, जयपुर ये याद रख लेना बस। फिर अब प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क लगाने हैं, 4 हैं, 5वां भी बनेगा जल्दी। सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचे सफारी जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, अबेड़ा कोटा में, मरुधरा बीकानेर। निर्माणाधीन है मतलब बन रहा है, अभी तो आधा ही बना है। फिर प्राकृतिक थीम याद नहीं रखनी। और एक मंकी वैली ऑफ राजस्थान, गलता जी जयपुर को याद रखना है। चलो तो इस प्रकार अपना ये टॉपिक जो है कौन सा पढ़ा है अपने, वन वाला टॉपिक क्लियर होता है। और नया टॉपिक है जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण, तो छोटा सा टॉपिक ये भी है, इसको भी अभी समेटते हैं। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, फिर पारिस्थितिकी समस्या देखेंगे और वन्य जीव संरक्षण देखेंगे। तो पहले तंत्र पे आते हैं। तंत्र पे क्या बांट रखा है, मतलब राजस्थान को इसने बांट रखा है पारिस्थितिकी के अनुसार। पारिस्थितिकी का मतलब होता है जैसे उस पर मतलब फिक्स एरिया में किस प्रकार की जो स्थितियां हैं, जैसे मरुस्थल है तो मरुस्थल वाली स्थितियां होंगी, अरावली है तो वृक्ष होंगे, वन बहुत ज़्यादा होंगे। मैदानी प्रदेश है तो वहाँ पे
जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा होगी, उपजाऊ ज़्यादा होगी, फसलें ज़्यादा होती हैं। अपने यहाँ पे हाड़ौती में काली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे कपास वगैरह, चावल वगैरह अच्छे, मतलब हर एक परिस्थिति तरंग तंत्र अलग अलग है। तो पहले मरुस्थल को देखेंगे तो मतलब एक बारी देख लेना, इसको पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ। जैसे मरुस्थल, पारिस्थितिक तंत्र वही उत्तर पश्चिम, वही जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला। तो इसमें क्या जीरोफाइट्स पाई जाती हैं, मरुद्भिद या कंटीली वनस्पति, तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर नहीं याद है तो उसमें भी लिखी थी, इसको लिख लेना चाहिए अगर याद नहीं है तो। यहाँ पे कैक्टस, कंटीली झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। वन्य जीव मिलते हैं गोडावण, चिंकारा, कुर्जा। विशेषता पाई जाती है, जैव विविधता कम पाई जाती है क्योंकि वनस्पति और वर्षा कम होती हैं। फिर ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी प्रकार से ये भी है। अगर अंडरलाइन कर रखा है तो उसको लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना। और हाड़ौती प्रदेश तो सागवान वगैरह तो वहीं पे हो गए, तो इसको नहीं लिखना, अभी कुछ भी नहीं लिखना, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, उसमें से कुछ भी नहीं लिखना। अब चलो वन्य जीव आ गया ना, तो इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं, छोटा सा है, एक में पूरा कंप्लीट करेंगे। राजस्थान को शिकारियों को स्वर्ग कहते हैं, नहीं पूछता मत लिखो, लगा देना है। अरे वन्य जीव पारिस्थितिकी संरक्षण है क्या ये? तो इसमें पूछेगा स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। वन्य जीव संरक्षण का मतलब है कि जो अब पहले ही अपने तो जैसे अब तो चिड़िया ही नहीं दिखाई देती अपने आस पड़ोस, तो उनको संरक्षित यानी कुछ जो हैं बचे कुचे हैं उनको ही उनके आवास में अपन रखते हैं। उनको जो चाहिए, जैसे शेर अब पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब नहीं है, तो उनको हम रखते हैं अभ्यारण्यों में। उनको फिक्स मांस देते हैं ताकि वो बचे रहें, ताकि आने वाली अपनी पीढ़ी देख सके कि शेर भी कुछ चीज़ हुआ करती थी, कुछ जानवर होते हैं, ऐसे भी जानवर हुआ करते हैं। एक तो होता है कि उनको संरक्षण यानी कैसे रख सकते हैं कि स्वस्थान संरक्षण, एक है बाह्य स्थान संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में क्या करते हैं, प्राकृतिक आवास में संरक्षित करते हैं। प्राकृतिक आवास यानी जैसे जंगल है तो उसी में ही कर दिया। और बाह्य का मतलब प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना, यानी उनको जाल में वो करना, जाल लगा देना, उसके अंदर रखना। तो अब इसमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य आ गए, पढ़ेंगे अपन 3-4 राष्ट्रीय अभ्यारण्य अपने, वो पढ़ेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा है। बाघ संरक्षण परियोजना 2-3 अभ्यारण्य पे लग रही है, उनको भी याद रखनी है, डेट वेट याद रखनी है। रामसर साइट है 2, उनको भी याद रखना है। और आखेट निषेचन ये थोड़ा बहुत है, तो इसको भी देखेंगे। जंतुवाल्य कितने हैं ये भी याद रखने हैं, कौन कौन से हैं ये भी, मृग उद्यान कौन कौन से, और ये तो नॉर्मल है, तो इसको पहले आते हैं स्वस्थानीय पर, मतलब राष्ट्रीय उद्यान। स्वस्थान में आता है 1 नंबर लगाना है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है। राष्ट्रीय उद्यान 3, स्वस्थानीय लिखना है 3 राष्ट्रीय उद्यान लिख देना है। कौन से? रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा, ठीक है, तीनों लिख दी। 1 नंबर लगा के लिखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी जो आएंगे अभ्यारण्य आएंगे अलग से छोटे वाले, तो तीनों को डिटेल से अच्छे से समझना है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, बाकी अभ्यारण्यों से बनेंगे। तो पहला नंबर लगाना है राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो इसमें कुछ एक चीज़ थी कि पहले जो राष्ट्रीय उद्यान ही था, मतलब ये राष्ट्रीय मतलब पहले राज्य का ही अभ्यारण्य, नॉर्मल अभ्यारण्य था, फिर अभ्यारण्य से राष्ट्रीय बनता है कुछ समय बाद। जैसे पहले अपने पास घर होता है, फिर बंगला बनाते हैं, इसी प्रकार जो ये नॉर्मल जो अभ्यारण्य था, तो ये अब राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य बना था 1955 में, फिर 1980 में बना है राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, नॉर्मल अभ्यारण्य 1955 में बना और राष्ट्रीय उद्यान बना है 1980 में। फिर है सवाई माधोपुर में है, याद होना चाहिए, ऐसे करके लिखना है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल जो है उद्यान है, इसको बाघों का घर भी बोलते हैं। और प्रथम बाघ परियोजना भी यहीं से है, प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य बाघ परियोजना भी यहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना और बाघ परियोजना 1974 में आई, ये भी लिखनी है। फिर ये लिखना है द टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांकला, बस इतना ही लिखना है, ये एक्यूरेट याद होना चाहिए।
मैं पहले से ही बहुत छाँट छाँट के लिखवा रहा हूँ, इसमें से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अगला आता है 2 नंबर लगा के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसको बोलते हैं घना पक्षी विहार। नाम दोनों याद होने चाहिए। कभी कभी ये आ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, ऐसा ही लगेगा कि अभ्यारण्य है, लेकिन घना पक्षी विहार जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अब देखो इसकी भी स्टोरी वैसे ही है। एक नॉर्मल जो अभ्यारण्य है ये बना था 1956 को, लेकिन जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा 1981 में दिया गया। पूछता है कहाँ पे है, तो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर में है। यूनेस्को धरोहर सूची में कब शामिल किया? 1985 में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल, ब्रैकेट में लिखना है 1985 पूछता है। फिर साइबेरियन सारस यहीं पे है, ये भी लिखना है। साथ में लिखना है पक्षियों का स्वर्ग भी लिखना है यहीं पे। फिर 1981 में रामसर सूची में शामिल। रामसर सूची का मतलब ये है कि दलदला जो क्षेत्र होते हैं उसको रामसर कहते हैं। रामसर सूची में 1981 में याद रखना है, सबसे पहले यही हुआ था रामसर सूची में शामिल 81 में। फिर आती है सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली एक डॉक्टर हैं, उनकी कर्मस्थली यानी उन्होंने कार्य कहाँ पे किया, तो सलीम अली ने कार्य किया केवलादेव भरतपुर में। फिर अजान बांध कहाँ पे है, तो भरतपुर में है ही, तो केवलादेव को यहाँ पे इस बांध से जो है जलापूर्ति होती है। और कुछ भी याद नहीं रखना है, यही याद रखना है। फिर लिखनी है मुकुंदरा, तीसरा नंबर लगा के राष्ट्रीय अभ्यारण्य है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1955 में, लेकिन राष्ट्रीय अभ्यारण्य दिया है 2012 में। कोटा चित्तौड़गढ़ में है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान यही है। फिर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोले तो भी मुकुंदरा ही है। राष्ट्रीय की बोल रहा है ये, राष्ट्रीय अभ्यारण्य सबसे बड़ा। गागरोनी तोते, बाघ तो मत लिखना, गागरोनी तोते, जो कि इसको शायद इसको नीचे लिख रखा है कुछ, तो दोनों यहीं पे मिलती हैं। गागरोनी तोते का नाम ही कुछ है, शायद कुछ लिख रहा है, दोनों मुकुंदरा में ही मिलते हैं। मुकुंदरा में एक और ख़ास बात है, तीसरी बाघ परियोजना 2013 में लगी है मुकुंदरा से। अब मुकुंदरा जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं इसको भी लिख लेना है कि राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़ में, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में, मुकुंदरा बाघ परियोजना कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में, मुकुंदरा दर्रा अभ्यारण्य झालावाड़। तो अलग अलग पूछेगा तो फिर इस जिलों के नाम भी अलग अलग याद होने चाहिए, तो इसको भी लिखना। अब देखो अपन पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य, अब आएंगे नॉर्मल अभ्यारण्यों पर। तो टोटल अभ्यारण्य लिखना है, राज्य अभ्यारण्य 26 है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 किलोमीटर का है, याद होना चाहिए पहला, और क्षेत्र भी। केला देवी दूसरा है, ये भी याद होना चाहिए। कई में 2 मात्रा है तो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। सबसे छोटा सरिस्का ए है, फिर सज्जनगढ़ है। सरिस्का की 3 किलोमीटर की लंबाई भी याद रखनी है। अब देखो प्रमुख अभ्यारण्य कैसे कैसे। धौलपुर हो सके तो यार कुछ भी नहीं लिखना इसमें, क्या अब देखो इसमें से शॉर्ट में लिखेंगे। रामसर वन विभाग केसरबाग, तीनों धौलपुर में 1955 में बने। तो रामसर वन विभाग केसरबाग ऐसे लिखना है, फिर धौलपुर कर देना है, और 1955 में एक लाइन में धौलपुर के तीनों आ गए। पूछता है धौलपुर में कौन सा है, तो पूछता है इसलिए स्टार लगा रखा है मैंने। फिर सरिस्का ए लिखना है, अलवर में है केवल, सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये लिख देना है। फिर सरिस्का है अलवर में, इसमें लिखनी है दूसरी बाघ परियोजना 1978 से। डेट तो भले ही मत लिखना। हाँ, बाघ परियोजना एक छोटा सा साइड में यहाँ पे अलग से बना देना। पहली बाघ परियोजना राष्ट्रीय मरु उद्यान में हुई है, फिर दूसरी कहाँ पे हुई है, शायद मुकुंदरा नहीं, दूसरी सरिस्का में, तीसरी है मुकुंदरा में शायद बाघ परियोजनाएं। तो डेट के साथ तीनों लिखनी है, बस इतना ही लिखना है। सवाई माधोपुर में है ही, इसको चाहे मत लिखना। सवाई माधोपुर जो अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में है। जयसंबंध में है, जयसंबंध अभ्यारण्य सलूम्बर उदयपुर में है। उदयपुर भी लिख ही देना, सलूम्बर अलग है लेकिन थोड़ा याद करने में हेल्पफुल जल्दी होता है वो। जयसंबंध अभ्यारण्य सलूम्बर में, जलचरों की बस्ती, बस इतना ही लिखना है। फिर दर्रा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में, गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध। पूछता है गागरोनी तोते कहाँ मिलते हैं, दर्रा में। ताल छापरा चूरू में लिखना है। काले हिरण कुर्जा पक्षी, जिसको खींचन, कुर्जा पक्षी कहाँ मिलते हैं, खींचन फलोदी में मिलते हैं, तो दोनों लिखने इंपॉर्टेंट है। काले हिरण कहाँ पे मिलते हैं, तो चूरू ताल छापरा में मिलते हैं। फिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर, पाली, राजसमंद, तीनों लिखने हैं। इसमें जो है शायद पाली में प्रोजेक्ट पैंथर
एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, प्रोजेक्ट 35 किसमें, पाली में। और प्रसिद्धता ही लिखना है। जवाहर सागर है कोटा और चित्तौड़गढ़ में, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य। राज्य अभ्यारण्य है नॉर्मल, नाम है केवल नाम राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय वाला नहीं है, नॉर्मल अभ्यारण्य है, राज्य का ही है, बस केवल नाम है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कोटा में है, घड़ियाल प्लस मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। फिर है सीता माता अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है, केवल लिखना है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ में है, केवल प्रतापगढ़ लिखना है। और इसमें उड़न गिलहरी मिलती है। चीतल की मातृभूमि भी लिखना है, और चौसिंगा, तीनों ये चीज़ लिखनी है। फिर नाहरगढ़ है जयपुर में, जैविक उद्यान है। और लॉयन सफारी की शुरुआत जयपुर से हुई है, लॉयन सफारी, केवल इतने लिखे हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, फिर से बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय नहीं है, केवल नाम ही राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर में है 1900 किलोमीटर पूछता है, अलग अलग भी पूछता है। सबसे बड़ा उद्यान केवल अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है 3162, ऊपर भी आया था। 3162 में से 1900 किलोमीटर जो है जैसलमेर में है, 1262 बाड़मेर में है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पहले ही पता है। और क्योंकि जैसलमेर में है तो सेवन घास भी मिलती है, गोडावण और चिंकारा अधिक पाए जाते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से लगा है, जैसलमेर से। फिर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है, बूंदी में है। और कनक सागर झील इसी में है, बूंदी में। इम्पोर्टेंट ये है कि चौथी बाघ परियोजना 16 मई 2022 को शायद है, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बूंदी का, रामगढ़ विषधारी से। जमुआई रामगढ़ जमुआई से जयपुर है, धोगवन अधिक पाई जाती है। टोडगढ़ रावली टोडगढ़ जो पर्वत है वो भी अजमेर में ही है, अजमेर में ब्यावर था पहले, तो इसमें ये है। फुलवारी नाल उदयपुर में है। प्रथम पक्षी गाँव 2022 का प्रथम पक्षी गाँव पूछा गया है, उदयपुर है। अब अलग अलग जो चीज़ें अगर मेरे को याद आ रही हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने साइड में लिख भी रखी है। सोममांसी वाकल नदियाँ बहती हैं उदयपुर से, तो उदयपुर की नाल अभ्यारण्य है उदयपुर में। लेकिन उदयपुर से अलग और क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पक्षी गाँव है 2022 का उदयपुर, और सोममांसी वाकल तो नदियाँ बहती है, नॉर्मल बात है, इसको तो उठाओगे। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, केवल याद होना चाहिए भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। शेरगढ़ कहाँ पे है, 12। नाहरगढ़ तो है जयपुर में है शायद, शेरगढ़ 12 में, याद होना चाहिए। सांप जो पाए जाते हैं शेरगढ़ में ही पाए जाते हैं। फिर आता है कैला देवी, करौली में है। सर्वाधिक दोगमन कैला देवी में है। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह भी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य भी सवाई माधोपुर में है। फिर बंद भरेटा भरतपुर, याद होना चाहिए, बंद भरेटा भरतपुर। पक्षियों का गोरुंदा, ये भी याद होना चाहिए। सीधा सिंपल सी आगे ही लिख देना है, टेबल तो क्या आगे ऐसे तीर का चिन्ह लगा के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर, ये लिखना है ये। प्रथम बायोलॉजिकल पार्क, केवल यही लिखना है। और बस्सी चित्तौड़गढ़ का है। और माउंट आबू में लिखना है सिरोही, यहाँ पे ये लिखना है जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, पूछा जाता है। अब बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है, 5 बाघ लिखना है, हेडिंग लगानी है 5 बाघ परियोजनाएं, केवल ये नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं लिखनी। फिर आपको बनानी है टेबल डायरेक्ट। रणथंभौर पहली है 1974 में, सवाई माधोपुर में केवल, और कुछ भी नहीं लिखनी, बस इतना ही लिखनी है, 3 ही चीज़ लिखनी है। सरिस्का 1978 में लगी, अलवर वाला सरिस्का। मुकुंदरा हिल्स 2013 में, कोटा वाला मुकुंदरा जो है इसमें लगी। रामगढ़ विषधारी 16 मई 2021 को, 22 नहीं है 21 ही है ये विषधारी, बूंदी में। फिर करौली धौलपुर 22 जुलाई 2023 को, करौली धौलपुर में अपने ये बाघ परियोजना पर, तीनों चीज़ें लिखनी है। फिर रामसर साइट मैंने बोला था 2 ही रामसर साइट है, तो 2 रामसर साइट हेडिंग ये लगानी है, केवल 2 रामसर साइट। पहली है केला देवी भरतपुर में, सांबर जयपुर में। केला देवी रामसर साइट बनी है 1981 में, सांबर बनी है 1990 में। केला देवी में पाई जाते हैं, जो केला देवी अभ्यारण्य है ना, वहाँ पे भी साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। सांबर में पाए जाते हैं कुर्जा। अब कैसे केला देवी क्या स्टार्ट हो रहा है, तो 1981 की 81 वाली लाइन से 81 स्टार्ट हो रहा है, 90 बाद में आता है, तो क्या पहले आता है, तो 81 भी पहले आएगा, ट्रिक है ये। कंजर्वेशन 37 कंजर्वेशन है। फिर ये जो टिक लगा रखे हैं ना, जो हड़बीड़ गाय पे बीकानेर में है। फिर है भीड़ मोहाना जयपुर में सबसे छोटा। बागलेश्वर सिरोही नीम का थाना सबसे बड़ा, छोटा और बड़ा तो याद ही होना चाहिए, तो तीनों ये लिखने हैं। और आकेट क्षेत्र
33 डायरेक्ट ही लिखना है, 33 आकेट क्षेत्र, पहले से पता आकेट क्षेत्र कितने हैं, 33 है। अब आती है बात सबसे बड़ा कोटसागर, कोटसर। कोटसर तो है चूरू में, चूरू बीकानेर में, कोटसर संवत्सर, कोटसर सर है ना, तो चूरू बीकानेर, कोटसर संवत्सर। कनक सागर है बूंदी में, बाकी लिखने नहीं है। अब आते बाह्य संरक्षण क्षेत्र, आंतरिक वाले पढ़ी लिए, बाह्य जंतु वाले, 1-2 पेज हो रहे बस, थोड़ी सी देर रुकिए। फिर 5 जंतुवाल्य लिखना है, जयपुर जंतुवाल्य प्रथम, 1 नंबर लगा के प्रथम है, और कुछ भी नहीं लिखना है। फिर उदयपुर जंतुवाल्य दूसरा है, फिर बीकानेर की है, फिर जोधपुर है, फिर कोटा है। इनको सीक्वेंस से जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा उदयपुर जोधपुर जितने भी है ना, प्रथम लिखना है, दूसरा लिखना है, बस हो गया। फिर आते हैं मर्गवन, मर्गवन है 7 मर्गवन, हेडिंग लगानी है 7 मर्गवन। ये सारे मर्गवन है, लिखने नहीं है, केवल याद होने चाहिए 7 मर्गवन है बस। फिर अब वन्य जीव सुगंकर। अब देखो यानी फिक्स है भाई, दौसा का शायद खरगोश है, देखो दौसा का खरगोश, मतलब खरगोश दौसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार से जो टिक लग रहे हैं उसको सबसे पहले, जैसे नीचे टिक लग रहा है, अजमेर का खड़मूर है, अलवर का सांबर है, इनको तो याद रखना ही है, टिक लग रहे हैं उसको पहले याद रखना है। फिर क्या लिखने भी पहले ही हैं इसको, दौसा का खरगोश है, भीलवाड़ा का मोर है, चित्तौड़गढ़ का जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा है। फिर जोधपुर का कुर्जा पक्षी है, कोटा का उदबिलाव है, सवाई माधोपुर का बाघ है, उदयपुर का कब्र बिज्जू है, जयपुर का चीतल, बाकी सारे लिखने हैं। इस प्रकार से हमारे 2 टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।